आदाब। हमारे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि अगर कोई तुमसे कहे कि बेटा तुम्हारे कान कुत्ता ले गया है, तो कुत्ते के पीछे भागने से पहले सबसे पहले अपने कान पकड़ के चेक कर लो कि अपनी जगह मौजूद हैं या नहीं है। आज रेंजर्स के इख्तियारात में जिस तरह वफाकी हुकूमत ने तोसी की, अगर तो ये कानूनी और आइनी तौर पर दुरुस्त है तो 5 दिसंबर को रेंजर्स कराची में सिंध में बेख्तियार हो गए थे। यही तोसी 6 दिसंबर को भी हो सकती थी, लेकिन बढ़ के मुँह से झाग, गालम गलोच, हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, जब तक ये ना हो मज़ा नहीं आता। तो ये सारा मैच हुआ, मीडिया भी इस मैच में शामिल हुआ, ज़रा हट के भी शामिल हुआ, हमें इतराफ़ है इसका। समरी जब गई, करारदाद सिंध असम्बली ने पेश की कि अब देखते हैं कि वफाकी हुकूमत क्या करती है। वफाकी हुकूमत को जो समरी भेजी गई पाबंद सलासल इख्तियारात के साथ, वफाकी हुकूमत ने यूँ पढ़ी, यूँ फेंक दी, कहा दूसरी समरी लाओ। इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छा तुम नहीं करते तो हम ही रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी कर देते हैं। तो भाईजान ये काम 18 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? 18 दिन तक रेंजर्स बेइख्तियार क्यों रहे? मुबशिर ज़ैदी बैठे तो इस्लामाबाद में है, लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद की नज़र सिंध पे है, वहाँ मुबशिर की नज़र भी सिंध पे है। मुबशिर क्या बताएं ना। जी वो साहब बिल्कुल आपने सही कहा। और इसका एक और वो जब छेड़ते हैं एक दूसरे को, कहते हैं तुम्हारे नाक लगी हुई है, तो इंसान का हाथ जो है बेख्तियार अपने नाक की तरफ चला जाता है और उसके दूसरा मतलब लिया जाता है। लेकिन यहाँ आज सब ने अपने पत्ते खोल के सामने रख दिए हैं कि जनाब ये है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। और बदकिस्मती यही होती है कि हमारे यहाँ हर सियासी मसला जो है वो अदालत में जाके हल होने की कोशिश करता है, जबकि हल हो नहीं पाता। अब इस सारी सूरत हाल पर जो वफाकी हुकूमत ने किया, मैंने बात की सिंध के कुछ वज़रा से कि भाई जनाब अब आप क्या करेंगे, क्योंकि सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि ड्रॉप सीन हो गया है, अब कोई चॉइस नहीं बची। तो मुझे ये बताया गया कि जनाब अभी ठहर जाइए, कल हम एक जवाबी ख़त जो है वो यहाँ से भेजेंगे कबूतर के ज़रिए बांध कर वफाक को, जिसमें ये कहा जाएगा जो आपने ये एक्सटेंशन की है ये कानूनी नहीं है। अच्छा, इसमें सिंध का मौक़िफ़ ये है कि सिंध एज़ पर आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत ओरिजिनली रेंजर्स बुलाए गए थे 1989 में, उसके तहत सिंध हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो इस बात का तयन करे कि रेंजर्स का इख्तियार क्या होगा। जबकि वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि जनाब वो बात पुरानी हो गई, अब तो हम चल रहे हैं 1997 के एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत, जिसकी शिक नंबर 4 में क्लियरली ये कहा गया है कि वफाक जो है रेंजर्स की पावर्स डिटर्मिन करेगा, उनके इख्तियारात डिटर्मिन करेगा, और साथ ही जो उनका सेक्शन 11E है उसके तहत जो 90 दिन के इख्तियारात दिए गए हैं रेंजर्स को किसी को भी डिटेन करने के, वो भी कायम रहेंगे। और वफाक का कहना यह है कि इस सारी जो सिचुएशन है इसमें तमाम सियासतदानों ने, तमाम असम्बली ने इस बात को एंडोर्स किया था कि ये पावर्स होनी चाहिए। तो अब देखिए बात कहाँ जाके रुकती है। तो बात एक सेकंड बशर, अगर मैं सही समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं कि अब मामला जाएगा एज यूजुअल सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो फ्रॉम अ मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू हम इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि आने वाले दिनों में बुलेटिन का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने से लाइव बीपर से होगा, क्योंकि एक ज़माना था कि बुलेटिन शुरू होता था सुप्रीम कोर्ट से और ख़त्म होता था सुप्रीम कोर्ट से, वो दिन अब दोबारा आने वाले हैं। शायद उम्मीद तो सबकी यही है कि मामला अदालत में चलेगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त ये अदालत जो है वो इफ्तिखार चौधरी की अदालत नहीं है जो ऑब्जर्वेशन से बोले, ये अपने फ़ैसलों से बोलते हैं। तो यकीनन लड़ाई अब जाएगी अदालत की तरफ और देखना यही होगा कि इसमें सिंध हुकूमत कामयाब होती है या वफाकी हुकूमत। इस बात की ज़रूर गारंटी है कि जब तक ये मामला चलेगा तब तक रेंजर्स की ये दी गई 60 रोज़ की मुद्दत फिर ख़त्म हो जाएगी और नया कज़िया ज़रूर खड़ा होगा। अच्छा, आज मैंने आर्टिकल 147 का भी थोड़ा सा मुताला किया और ये जो
एक्ट है इंसदादी दहशत गर्दी का 97 का, जिसके तहत वफाकी हुकूमत क्लेम कर रही ठीक है। उसमें यह है कि दोनों सूरतों में, चाहे 147 के तहत मदद तलब की जाए या दहशतगर्दी एक्ट के तहत, विफाक की रजामंदी ज़रूरी है, इसलिए कि उसकी फोर्स बिल्कुल फेडरल फोर्स अरेंजर्स जब एक दफ़ा आप मांग लेंगे इंतज़ामी तौर पे सूबे के मातहत वो होगी, लेकिन उसके इख्तियारात, उसकी पावर्स, उसकी मैंडेट, उसमें आप विफाक की रजामंदी के बगैर तरमीम नहीं कर सकते। आर्टिकल 147 के तहत मंगाएंगे तो 60 दिन के अंदर सूबाई असम्बली से असम्बली लेनी ज़रूरी है, मंजूरी लेनी ज़रूरी है, लेकिन 97 के एक्ट के तहत मंगवाएंगे तो असम्बली का कोई किरदार नहीं है। लिहाजा वफाकी हुकूमत का ख्याल है कि ये जो सिंध असम्बली ने करारदाद मंजूर की, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। अच्छा, इस पर एक सवाल है मुबश्शिर आपसे भी। मुबश्शिर साहब, आपने कभी इंटरनेट पे कोई फॉर्म भरा है, जैसे बिलफर्ज iTunes का, या कोई नया ईमेल अकाउंट बनाया हो? हाँ, तो आप देखेंगे कि एंड में जब आपने नाम और पासवर्ड वगैरह एंटर कर दिया होता है तो एक वो अग्रीमेंट आती है आपके सामने जो इतनी लंबी होती है कि कोई उसको पढ़ने की जहमत नहीं करता, लेकिन जब तक सिर्फ उस खाने को देखते हैं, हाँ एक्सेप्ट, हाँ बिल्कुल, और एक्सेप्ट को जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तो नेक्स्ट का बटन या फिनिश का बटन नहीं आएगा। तो ये जो अब सारी बातें हो रही हैं आर्टिकल 147 की और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 की, तो इस करारदाद पेश करने से पहले सिंध हुकूमत ने वो अग्रीमेंट क्या नहीं पढ़ी थी? देखो ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ये प्रॉब्लम ना दोनों तरफ है। एक ज़माने में होते थे लीगल ड्राफ्ट्समैन, जो कि बहुत ही टेक्निकल जॉब होती थी, स्पेशलाइज्ड। मुझे ये किसी ने बताया इस्लामाबाद जब मैं गया 2-3 साल पहले कि एक या दो बचे थे पुराने ज़माने के, और उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहा था, इसलिए कि नए रिप्लेसमेंट ही नहीं है ना। अच्छा, हुकूमत सिंध का इससे भी बुरा हाल है, जब करारदाद असम्बली में मंजूर हुई तो उसमें वो टारगेट किलिंग मेंशन करना भूल गए थे, और उसके बाद फिर वो बड़ा टेररिज्म भी शायद मेंशन हुई कि सेक्टेरियन किलिंग भले खुद लगाए इख्तियारात वफाकी हुकूमत साहिबा या हुकूमत सिंध साहिबा, लेकिन कम से कम 1-2 लीगल ड्राफ्ट्समैन अच्छे वाले भर्ती ज़रूर कर लें, ताकि आपको बार बार शर्मिंदगी ना हो और आप ये ना कहने पे मजबूर हो नहीं एक्चुअली मेरा मतलब ये था, इसका ये मतलब। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है यार, ये शर्मिंदगी है या ये एक्चुअली प्लानिंग है? इन द सेंस कि अभी मोशे भी यही बात कर रहे थे कि आप ये बात कर रहे थे कि जब तक ड्रामा नहीं होगा, हाँ, जब तक हेडलाइनें नहीं चलेंगी, बीपर पर बीपर, टॉक शो पर टॉक शो, इसमें हम भी शामिल हैं बिल्कुल, तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अभी वफाक की अगर हम बात करें तो जो आज उन्होंने काम किया, आप शो से पहले भी कह रहे थे कि यार ये काम पहले भी कर सकते थे। एक आंसर है कि या तो बिल्कुल समझ नहीं आई इस बात की, या दूसरा था अगर हम थोड़ा फेवरेबल बात करें वफाक की, तो हो सकता है कि कोई फेस सेविंग ऑप्शन या कोई कंसेंसस की ऑप्शन देने के लिए तैयार थे, या फिर एंड ऑफ द डे में दोनों तरफ सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग थी, अपने बॉसेस को दिखाना था कि यार देखिए हम आपके लिए कितना काम कर रहे हैं। क्या है देखो, जिस तरह के बयानात गए ना, कराची से भी और इस्लामाबाद से भी आए हैं, चौधरी निसार अली का जो मैच पड़ा है इनके साथ, मौला बख्श चांडियो वगैरह के साथ, समझ नहीं आई। कल किसी ने शायद उनके कान में कहा होगा कि भाईजान ये रास्ता है, उन्होंने कहा जी पहले क्यों नहीं दसिया, चलो ये हुआ होगा। यही है ना, हाँ। मैं ये रियायत देने को तैयार नहीं हूँ कि नहीं उन्हें समझ में आई होगी और वो कह रहे होंगे कि जरा फ्लेक्सिबल होके देखते मतलब कि ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए लोगों को। जब ये मेरा इख्तियार है, हाँ। तो मैं आपकी खुशामद क्यों करूंगा यार, अल्लाह के वास्ते कर देना यार। ये मतलब बात समझ में आने वाली। मुबश्शिर, तुम्हारी समझ में आ रही है ये बात क्या? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब को कल किसी ने मौला जट का वो डायलॉग ज़रूर याद कराया होगा जिसमें कहा था मौला नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा। हाँ। तो वहाँ मौला बख्श चांडियो बैठे हुए हैं, यहाँ पे चौधरी निसार साहब जाहिर है वो नेशनल एक्शन प्लान का क्रेडिट लेते हैं कि जनाब वो ड्राइव कर रहे हैं। वो अलग बात है कि नेक्टा के लिए अभी तक जो है और जो जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है वो तो बनवा नहीं सके, लेकिन यह है कि बहुत से उन्होंने फांसी के अड्डे ख़त्म करा दिए हैं इस्लामाबाद से, जो कि दर बदर फैले हुए थे। तो जनाब बात यह है कि हर एक ने अपनी एंट्री ज़रूर डालनी होती है, और वफाक की ये एंट्री ऐसे वक्त में सामने आई है जब MQM के ख़िलाफ़ भी एक नया महाज खुल गया है। तो जो सिंध में हंडिया उबल रही है,
अभी उसमें मज़ीद मसाले पड़ेंगे। यार अभी मजीद मसाले की बात हुई और एक एक्चुअली मुझे एक थोड़ी टेंशन हो गई है ये बारिश सुन के। वज़ीर साहब कप्तान कायम अली शाह बुरी तरह याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा एक चीज़ है, अभी ये बात हो रही थी कि साइन करने से पहले पढ़ लेना चाहिए, तो इस बात से मुझे याद आया कि अभी कुछ एक मेरे ख्याल घंटा पहले ही डॉन न्यूज़ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है वो भी शायद मैं मेरे ख्याल जाके पढ़ लूँ। ये तो नहीं है कि उसके अंदर कोई शक हो कि ये टेबल भी आपने साफ करनी होती है। हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत की थोड़ा सा भी शर्मिंदा करना पड़े। ब्रेक ले लेते हैं, मैं ज़रा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लूँ इतने में। वेलकम बैक। और आज कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने मुत्तहिदा के नामालूम कायद इसलिए कहूँगा क्योंकि हम पे अभी भी वो पाबंदी है कि उनका नाम शायद नहीं लिया जा सकता, उनकी एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 दर्जन से ज़ायद जो सेकेंड स्ट्रिंग के लीडरशिप है, कायदीन हैं, उनको उनके नाकाबिले गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और इसमें जनाब वसीम अख्तर भी हैं जो कि कराची के नामज़द मेयर हैं, फ़ारूक सत्तार हैं, रशीद गुडेल हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन हैं, रऊफ़ सिद्दीकी, कमर मंसूर, सलमान मुजाहिद, रेहान हाशमी वगैरह वगैरह। खुद ही समझ गए होंगे कि तमाम जो क़यादत है कायद के अलावा उन सब के वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए। तो सिंध में ये एक नया चैप्टर खुल रहा है। सबका ये ख्याल था कि MQM के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद शायद अब वो सेफ साइड पे आकर के वो अपोजिशन का साथ देगी और पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम देगी, लेकिन उनका अपना टफ़ टाइम जो है दोबारा लगता है शुरू होने वाला है। तो सिंध की दोनों बड़ी पार्टियाँ मुश्किल में हैं। तो वसत आप बताएं कि फिर क्या इस वारंट का आप बनाएंगे? अच्छा, सिंध की दोनों बड़ी पार्टियां मुश्किल में भी हैं लेकिन मुश्किल में रहना चाहती हैं। हाँ, मुश्किल से तो फायदा है ना सर। हाँ। मुश्किल से तो बहुत फायदा, यानी कोई कॉमन पॉइंट एक दूसरे के लिए तलाश नहीं करना चाह रहे हैं कि किस कॉमन पॉइंट पे, इसलिए कि उससे जाहिर है कि गवर्नेंस पे भी तो असर पड़ रहा है ना इनके अलग अलग होने से या ना होने से। तो ये है। अच्छा, ये जो है ना, मतलब 12 जुलाई को एक तकरीर हुई जी, और वो मुकदमा ज़ाहिर है चल रहा है, मुकदमा बरसों चल सकता है। मैं ये सोच रहा था कि यार जब मौका मिलता है तो इस मुल्क में हमने NRO भी देख लिया जिसमें कत्ल के मुकदमे भी जो हैं यूं उड़ा के फेंक दिए जाते, धुल गए आप। बिल्कुल। या जब ऐसी फ़ज़ा बना दी जाती है कि यार आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट कर लो, कुछ माफ़ी शाफ़ी मुकमुका कर लो। या ये है कि तूने दोपहर को खंबे पे चढ़ के जो तारें चोरी कर रहा था, वो हसन महमूद के खिलाफ जो मुकदमा या भैंस चोरी का मुकदमा, उसमें घसीटते फिरो। तो मतलब हर तरह का माल छाबे में पड़ा हुआ है। डिपेंड करता है कि सामने कौन है और इस वक्त आपसे ताल्लुकात की नौयत क्या है। बेसिक ये हो रहा है। अब ये जो आपने मुश्किल की बात की, अब अगर हम थोड़ा सा पैटर्न निकाल लें जब से कराची ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, और मुत्तहिदा का हमेशा यही कहना रहा है कि जी हमें टारगेट किया जा रहा है, आप बड़े पार्शल ऑपरेशन है वगैरह वगैरह वगैरह, हर मोड़ पर सियासी फ़ायदा मिला है मुत्तहिदा को। NA-246 चले आप कह सकते हैं, वो तो वैसे ही जीतना था, ठीक है जीत गए, लेकिन काफ़ी सॉलिडली जीते। लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में भी ये ही तासुर बेचा गया अपनी वोट बैंक को कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब ये बन गए हैं, मुझे समझ आ रहा है कि अब कौन सी इलेक्शन जिताने के चक्रों में मुत्तहिदा को ये रेंजर्स मतलब या जो भी, हाँ, अगर हम कंस्पिरेसी थ्योरी निकालें तो क्या अब हम ये कहेंगे कि यार ये दोनों अब साथ मिले हुए हैं कि जी आप हमारे खिलाफ कुछ करें ताकि हम इसको मजीद कैश करें? ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी बन सकती है। कुछ चीज़ें ना डिफेक्टो हो जाती हैं, और क्योंकि ये मामला अदालत का है, अदालत ने ये वारंट जारी किए हैं और ये वारंट किसकी दरख्वास्त पे जारी किए गए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेंजर्स की दरख्वास्त पर ये नाकाबिले ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं, जिससे लगता है कि रेंजर्स के साथ पीपल्स पार्टी और MQM की आगे भी जो है वो गाड़ी छिलने वाली है। तो जैसे सब कह रहे थे कि आज कोई ड्रॉप सीन हो गया है, तो मेरे ख्याल में पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। पिक्चर शुरू हुई है मुबशर, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। आप देखें, अगर हम देखें कि अभी क्या बैटल लाइन्स हैं, ठीक है, एक तो वफाक और सिंध हुकूमत,
ठीक है, फिर सिंध हुकूमत और रेंजर्स। हर जुमले के बाद ये भी कहो दोनों वन पेज पे हैं, और दोनों वन पेज पर हैं, ठीक है, वो आप ऐड करते हैं, ठीक है, एज अ कोरस, ठीक है। फिर रेंजर्स और सिंध हुकूमत दोनों वन पेज। बिल्कुल। एक जो एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल वॉर होनी थी वो मेयर के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बीच में, जो जो दोनों वन पेज वन थे पेज और हैं, लेकिन उन्होंने बल्दियाती जो इदारे हैं उनके दांत निकाल के पोपला कर दिया, उनकी बत्तीसी भी पानी में डाल दी। हाँ, तो अब तो एक तरह से, और ये जो करारदाद के ऊपर जो सिंध असेंबली में शोर मचा है, तो एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत की साइड तो नहीं ली थी। तो ये ऐसे लग रहा था, मुबशिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एमक्यूएम दोबारा गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रही थी कि जी देखें हमने तो अपोज भी किया इस करारदाद को। तो क्या वो जो फीलर, अगर वो फीलर था तो वो फीलर क्या फिर रिजेक्ट हो गया है, वापस कह दिया कि नहीं जी आपकी हिमायत की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा है? मेरे ख्याल में अभी तक वहाँ तक नौबत पहुँची नहीं थी। एमक्यूएम, जैसे हमने पहले भी कहा, क्योंकि काफ़ी पिटाई हो चुकी थी, तो वो सहम के इस वक्त बैठे हुए थे कि पहले देख लो कि किस साइड पे जाना है, तो दोबारा से धर लिए गए हैं इस वारंट के बाद। तो अब मेरे ख्याल में दोनों बड़ी पार्टीज़ को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। और मेरे ख्याल में अब कुछ ऐसे राब्ते आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा जो हैं वो मिलकर बैठेंगे और ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि जनाब हम एक दूसरे को धक्का दें या इकट्ठे जा कर के जो है दीवार से टकरा जाएं। ये जो है ना ओलंपिक विलेज बना हुआ है इस वक्त सिंध। पूल बी में रेंजर्स वर्सेस एमक्यूएम, पूल ए में सिंध गवर्नमेंट वर्सेस एमक्यूएम, और ग्रुप सी में विफाकी हुकूमत वर्सेस सिंध हुकूमत, और ग्रुप डी में ऑल वर्सेस वन, जो सब एक पेज पर हैं दोनों। बिल्कुल, ये कहना जरूरी ये है, कहना, इसलिए तो मैं हमेशा वक्फा दीजिए, वक्फा। दोबारा खुश आमदीद। आपको याद होगा कि सितंबर में, अब से कोई 3 महीने पहले, अचानक अफ़गानिस्तान से ख़बर आई कि तालिबान ने तीसरे बड़े शहर कुंदूज पे कब्ज़ा कर लिया है। ज़ाहिर हेडलाइन बनी थी और तज्जिए होने लगे थे, आंकड़े लगने लगे थे कि अब क्या होने वाला है। 3-4 रोज़ बाद कुंदूज पे से वो कब्ज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन एक अलामती थप्पड़ ज़रूर था अफ़गान हुकूमत के मुंह पे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होके इतनी बड़ी आर्मी खड़ी की और वो जब चाहें आके किसी भी शहर पे कब्ज़ा कर सकते हैं। वही तकरीबन हालात पैदा हो गए हैं जुनूबी सूबा जो पाकिस्तान की सरहद से लगता है, हेलमंद। उसमें हेलमंद कुंदूज नहीं है, कुंदूज शुमाली इलाके में था, वो तालिबान का गढ़ उस तरह से नहीं है। हेलमंद वो जगह है जहाँ तालिबान पैदा हुए थे 94-95 में, और तब से ये मुसलसल एक गढ़ चला आ रहा है। मुल्ला उमर साहब का ताल्लुक़ भी इसी सूबे से था। तकरीबन 11-12 साल बरतानवी फ़ौजें जो नेटो का हिस्सा थी, उन्होंने ज़ोर लगा दिया हर चीज़ का, लेकिन हेलमंद को वो काबू में नहीं ला सके। तो अब अगर तालिबान का इस पे कब्ज़ा हो जाता है, सूरत हाल इतनी नाजुक है कि जो नायब गवर्नर है उस बेचारे का ना फ़ोन काम कर रहा है ना कुछ और। वो फेसबुक पे जो अफ़गान प्रेसिडेंट हैं उनसे अपील कर रहा है कि अल्लाह के वास्ते कोई कुमक भेजो और कुछ करो, लेकिन सूरत हाल बहुत नाजुक है। सूबे पे ऑलरेडी 65% सूबे पे तालिबान का कब्ज़ा है। इस वक्त संगीन जो शहर है उस पे कब्ज़े की इत्तलात हैं, और जो लश्करगाह उसका भी मुहासरा तालिबान ने किया हुआ है। आप बात कर रहे थे वन पेज पे होने की ना जी, ये जो डेप्यूटी नायब गवर्नर है मोहम्मद जान रसूल यार, वो तो सिर्फ बेचारे अपने फेसबुक पेज पर हैं, क्योंकि जो गवर्नर हैं मिर्ज़ा खान रहीमी, उनका कहना है कि नहीं, अफगान फौज कायम है संगीन में, और इतना संगीन मसला नहीं है जितना मेरे जो नायब है वो बता रहे हैं। अब कुछ और भी लोगों से बात हुई है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कोई भी अग्री नहीं कर रहा किसी भी स्ट्रेटजी पर। अगर आप देख रहे हैं कि गवर्नर और नायब गवर्नर के बीच में इख्तलाफात हैं, वो अग्री नहीं कर रहे कि सिचुएशन कितनी बुरी है, तो फिर आप इससे एक इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप नेशनल लेवल की बात करें और आप किसी और सूबे की बात करें बिलफर्ज, तो कितनी कंफ्यूजन है। आपने बात की हेलमंद की, तो बिल्कुल सही, तालिबान का गढ़ है। 2 और पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हेलमंद की अहमियत तालिबान के लिए बहुत बढ़ जाती है। एक है अफीम।
अफीम। जी बिल्कुल। अगर आप ये मैप दिखाएं तो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफीम के पौधे की काश्त हेलमंद होती है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है तालिबान के लिए। अपनी बहुत फंडिंग उनकी वहाँ से ही होती है। पहले भी अफीम और ऐसी कल्टीवेशन से बहुत कमाया है। इनफैक्ट लोग बहुत बात करते हैं ना कि बीच में अफीम की कल्टीवेशन रोक दी थी। उससे क्या हुआ कि जो स्टॉक्स पड़े हुए थे गोदामों में, जखीरे, हाँ, उनकी प्राइस बढ़ गई। तो उससे भी फायदा ही हुआ था, घूम फिर के नुकसान नहीं हुआ था। दूसरी बात है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। अभी तो ये ख्याली पुलाव ही है, लेकिन अगर किसी दिन बनेगी तो वो भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हेलमंद से गुजरेगा। तो अगर तालिबान का वहां पे कंट्रोल बनता है जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं, तो एक और बार्गेनिंग पावर, एक और कार्ड उनके हाथ में आ जाता है। इस बीच में पाकिस्तान आज नहीं तो कल परसों किसी न किसी काबुल में किसी भी ओहदेदार की तरफ से आ जाएगा कि देखें पाकिस्तान जो है उसने ये काम दिखाया है। हाँ, जैसे कुंदूज में दिखाया था। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी मुश्किल है कि चूंकि ये सूबा बॉर्डर से लगता है, अगर फर्ज करे कि तालिबान कंसोलिडेट करते हैं, बिल्कुल, तो फिर एक और काबुल के हाथ में एक चीज़ आ जाएगी कि देखें ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कोयटा शूरा है, बलूचिस्तान है, उधर से जो है वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, तो क्या करें। पाकिस्तान जो है वो आज ही मैं बयान पढ़ रहा था, अक़वाम मुत्तहिदा में नायब मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के। उन्होंने कहा जी अफ़गान हुकूमत पहले अपना घर दुरुस्त करे और उसके बाद हम पे इल्ज़ाम लगाए या हमसे मदद की दरख्वास्त करे, इसलिए कि अगर हम मदद भी करें तो किसकी करें और किस तरह करें। इसलिए कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त काबुल में दो ग्रुप हैं। एक जो ये चाहता है कि तालिबान से मुज़ाकरात का अमल होना चाहिए और साथ साथ जंग भी होनी चाहिए, स्टिक एंड कैरेट। दूसरा जो ग्रुप है जो नॉर्दर्न अलायंस जो पुराने थे, जो हार्ड एंटी तालिबान, जी, वो ये कहते हैं कि नहीं, इनके साथ जो है एक ही हल है इनका कि इनके साथ मुस्तकिल लड़ा जाए। अब पिछले हफ्ते ये भी आपने देखा कि अफगान सीक्रेट सर्विस है, उसके जो सरबराह हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, अच्छा, वो भी ओपन लेटर ऑन पोस्ट करने के बाद फेसबुक पे शायद। अब जहां इतनी जमहूरियत हो कि कोई भी अफसर जो है सदर को ओपन लेटर लिख दे, तो वहाँ आदमी फिर किससे बात करे किससे बात ना करे, और फिर उन्हें गुस्सा आता है। वो है ना अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अच्छा, मुझे वसत ये बताइएगा कि तालिबान की हमने कंसोलिडेशन की जो बात की है, लेटली ख़ास तौर पे 2 हफ्ते पहले बड़ी खबरें आई थी कि तालिबान के अंदर फूट पड़ गई है और जो नए लीडर हैं मुल्ला मंसूर वो मारे गए हैं, जख्मी हो गए, वीडियो भी आई कि जख्मी हो गए हैं और ऐसा हो गया। तो तालिबान की इन फाइटिंग के हवाले से साथ साथ कंसोलिडेशन की भी खबरें आ रही हैं, तो हम सच कहाँ से निकालें कि क्या चीज़ सही है? देखिए, सच ये है कि हर तंजीम का एक स्टाइल होता है ना। तालिबान का स्टाइल मुझे अब ये लग रहा है कि जब उन्हें ये मिल जाए कि ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है और इसमें हकीकत नहीं है, तो फिर वो उसकी अमली तरदीद करते हैं। पहली बार उन्होंने कुंदूज पे कब्जा करके ये साबित किया कि नहीं, उनमें फूट नहीं है, और अब उन्होंने हेलमंद का जो पीछा कर लिया है और तकरीबन उस पर कब्जा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जो अफ़गान फ़ौजी वहाँ लड़ रहे हैं बेचारे, हथियार, एमुनेशन, एवोकेशन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, सब जो है उसके प्रॉब्लम्स वहाँ मौजूद हैं। अब कोई एक बरतानवी दस्ता गया है 10 बंदों का जो कि वहाँ एडवाइजरी रोल अदा करेंगे। भाईजान किनको एडवाइस देंगे जिनके पास एमुनेशन खत्म हो गया है? बिल्कुल सर, अब मेरी एडवाइस है कि आप और एमुनेशन ले लें। वो कहेंगे नहीं है तो बस मेरी एडवाइस यहाँ तक ही है, पहले रोटी तो दे दो। अच्छा, आपने बात की अफगान फौज की, तकरीबन 3.5 लाख है टोटल स्ट्रेंथ अफगान फौज पेपर पे बिल्कुल। डिजर्शंस वगैरह वो अपनी जगह छोड़ दें। एक मिलिट्री ऑफिसर का कोट है, वो हेलमंद में है, वो कह रहे हैं कि यार देखिए, जो ज़िले हमने लूज़ किए तालिबान को हम वापस ले लेंगे, लेकिन जो हमारी मोराल पर इस पर असर पड़ता है वो आप फिर फिक्स नहीं कर सकते। और यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये वर्थ इट नहीं है इस तरह के कमज़ोर और करप्ट सिस्टम को डिफेंड करना। अच्छा, वर्थ इट की बात
एक और शख्स ने भी किया, और ये है मेजर रिचर्ड स्ट्रीटफील्ड। अभी आपने वो 10 रुकनी दस्ते की बात की यूके आर्मी की, तो मेजर स्ट्रीटफील्ड साहब 2009 में 2010 में भी हेलमंद में ही थे, और वो कह रहे कि यार मुझे मानना पड़ेगा कि इट मेक्स मी वंडर वाज इट वर्थ इट। इतने साल हम लोगों ने लड़े, और 2 साल पहले ही हम वापस गए हैं, सब कुछ हमारी अपनी तरफ से हमारा ख्याल था कि हमने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, इनकी ट्रेनिंग कर ली है, इनको असला भी दे दिया है, और 2 साल बाद हम दोबारा यहाँ आ गए, और वही लोग जिनसे हम 11-12 पता नहीं कितने साल लड़े हैं वो दोबारा कंट्रोल में आ गए। और तालिबान की जो रेजिलियंस है आप देखें, सबसे ज़्यादा मसरूफ फोर्स है इस वक्त रीजन में। दाइश से भी वो लड़ रहे हैं, अफगान आर्मी से भी वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी लड़ रहे हैं, इख्तलाफात हैं उनके भी फैसले कर रहे हैं, और अपना एक ब्लैंक फेस लेके भी घूम रहे हैं, और ये नहीं कह मुज़ाकरात का लफ्ज़ उनकी ज़बान पे नहीं आ रहा। नहीं, तो ये एक अजीब मिस्ट्री है। अच्छा बुस्सा साहब, अफगानिस्तान में रेंजर्स नहीं है? ब्रेक ले लें भाई, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अच्छा, ये जो वक्फा हुआ ना, इसमें मुझे अचानक ख्याल आया कि हम जब भी अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, कत्लो गारत, खंडरात, तबाही, बर्बादी, जो कि ज़ाहिर है एक फैक्ट है, लेकिन अफ़गानिस्तान इतना बदसूरत कब हुआ? कभी खूबसूरत भी तो होगा ना। आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, उसकी एक झलक देखिए ज़रा। از طرف انجمن میرمن‌های رضاکار به سلسله کمک با معیوبین و تقویه صندوق مادر مراسم بزرگی از نمایش لباس‌های ملی نقاط مختلف کشور و لباس‌های از پوست و پارچه‌های پیداوار وطن در هتل کابل انجام یافت. ये काबुल का फैशन शो है भाई। और मुसद साहब, ये लग रहा है हेयर स्टाइल्स और सब कुछ देख के कि ये 60s या 70s की ज़ाहिर शाह के ज़माने का, ज़ाहिर शाह के ज़माने का जो मॉडर्न मैं आपको अफगानिस्तान काबुल था। जश्न काबुल होता था साल में एक दफ़ा, जिसमें कि यहाँ से लोग, मिडिल क्लास के लोग गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में भर भर के वाया तोरखम जाते थे। वहाँ हिंदुस्तानी फिल्में चलती थी, वहाँ बाकायदा क्लासिकल मौसीकी जो पाकिस्तान से फ़नकार वगैरह, इवन बड़े ग़ुलाम अली खां के लेवल के फ़नकार जो हैं जश्न काबुल में शरीक होते थे, और लोग बेचैनी से पाकिस्तान में इंतज़ार करते थे कि कब काबुल जाएंगे। बचपन में मेरी वालदा भी मुझे यही बताती थी कि जब वो जवान थी तो वो भी अपनी फैमिली के साथ ना बाय रोड काबुल ट्रैवल करती थी इंडियन मूवीज देखने के लिए। मतलब आज तो ये बकायदा होता था। अभी मैं जब उस वक्त भी, क्योंकि उस वक्त सोवियत इन्वेजन की बात है ना, हाँ, उससे पहले मैं भी सोचता था कि यार ये कैसे मुमकिन है। हाँ, मतलब एक पास्ट नहीं बल्कि लगता है कि एक और दुनिया की बात हो रही है। अब मतलब नई नस्ल को हम कैसे समझाएं कि एक अफगानिस्तान वो भी था, ये भी था। चलिए अफगानिस्तान की बात कर ली। देखिए, नई नस्ल को हम ये नहीं समझा पा रहे कि कराची या पाकिस्तान में भी जो है ये भी है 30-40 साल पहले अच्छी खासी रोशन ख्याली और टॉलरेंस भी थी। यार ये अच्छा याद दिलाया, अच्छा याद दिलाया, इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। हाँ, नहीं, उम्मीद ये है मुबश्शिर के अगले 20 साल बाद हमारे औलाद शायद अपनी आने वाली नस्ल को ये बता सकें कि यार आजकल जो रवादारी आप देख रहे हैं ना, हमेशा ऐसे नहीं होता था। एक ज़माने में बहुत जंग, खून खराबा और इंटॉलरेंस थी इस मुल्क में। वो कहेंगे कि नहीं, इतना खूबसूरत मुल्क है, ये तो ऐसे मुमकिन ही नहीं है। तो दुआ मैं यही करता हूँ कि यही हो। आपके मुंह में पहली बार घी शक्कर, पहली बार? हाँ। चले, थैंक यू। चले, अब कभी कभी होता है कि किसी बहुत ही खौफनाक वाक़ये में भी कहीं उम्मीद की किरण आपको नज़र आ जाती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कीनिया का, अफ्रीकन रियासत की है कीनिया। वहाँ पर अल शबाब जो एक सोमाली दहशतगर्द तंजीम है, वो अक्सर कार्रवाइयाँ करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि जो बॉर्डर एरिया है सोमालिया और कीनिया के बीच में, वहाँ पर बहुत सोमाली रहते हैं, और कहीं किसी तरह कीनियन हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन करे ताकि वो अल शबाब की तरफ आ जाए, बिल्कुल जिस तरह की यूरोप में और मशरक़ वस्ता में देश की स्ट्रैटेजी रही है। कल की बात है कि एक बस जा रही थी कीनिया के बॉर्डर इलाके में तक, वहाँ उसका पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी ख़राब हो गई। चुनाचे अल शबाब के दहशतगर्दों ने बस को रोका, जिसमें कोई 100 लोग थे और अक्सरियत ख़वातीन की थी।
और वहां दोबारा पूछा, जैसे उनका तरीका है, कि ईसाई जो है वो अलग हो जाए और मुसलमान जो है वो अलग हो जाए, और जाहिर है कि लिबास से भी आप पहचान सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा हुआ क्या कि तमाम बस के पैसेंजर्स ने खड़े हो गए और ने कहा कि जी अगर आपने हमारे ईसाई भाइयों को मारना है तो सबसे पहले आपको हमें मारना होगा। और इतना भी कि अपने हिजाब उतार कर अपनी क्रिश्चियन फ्रेंड्स पर पहना दिए। चुनाचे एंड में क्या हुआ कि अल शबाब के मिलिटेंट्स को वहां से भागकर निकलना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि यार ये तो खराब होने वाला है, और अगर गलती से हम अपने लोगों को ही मार दें तो फिर हमारे लिए प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी में काफी नुकसान होगा। ये तो एक स्टोरी हो गई। एक और इसी तरह की मिलती जुलती कहानी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की। माय गेस इज करेक्ट। योर गेस इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। आई मीन यही हो सकता है सर, मैं अगर आप की हो बात और करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ना हो, लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये स्टोरी है 8 साल की एक लड़की है सोफिया यासीनी। अब सोफिया यासीनी टीवी देखती हैं, बच्चे बहुत टीवी देखते हैं, तो आजकल अमेरिका में हर हेडलाइन में डोनाल्ड ट्रंप है। कभी वो कह रहा है कि जी मुसलमानों को इस मुल्क से बाहर फेंको, कभी वो कह रहा है कि जी इनकी इमिग्रेशन बंद करो, कभी कह रहा है कि आप एक स्पेशल बैज पहने। तो वो इतनी खौफजदा हो गई कि वो उसको एक वहम पड़ गया कि अमेरिकन फौज कहीं मेरे घर आके, और ये एक अमेरिकन सिटीजन है सोफिया, मेरे घर आके मुझे अपने घर से बाहर निकाल के तो नहीं फेंकेगी। तो उनकी माँ जो है मेलिसा यासीनी, उनका कहना था, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि वो इतनी परेशान है कि वो अपनी जो पसंदीदा खिलौने हैं, किताबें हैं, उनको एक बैग में पैक कर दिया। हर दिन वो 4, 5, 6 दफ़ा घर के तालों को देखती है कि कोई आने की कोशिश करे तो ताला तो बंद होगा। उसने ये फेसबुक पर पोस्ट किया, वहां से वो वायरल हो गया, 20, 30, 40 हज़ार दफ़ा शेयर हुआ, और आखिरकार कैरी पीक के नाम की एक खातून के सामने वो पोस्ट आ गई। अब कैरी पीक खुद यूएस मिलिट्री में है। उन्होंने कहा कि मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक फौजी भी हूँ, और मुझे इतना अफसोस हुआ पढ़ के कि मैं पूरी रात में से सोया नहीं गया। उसने क्या किया कि उसने अपनी तस्वीर ली यूएस मिलिट्री यूनिफॉर्म में और सोफिया यासीनी को भेजी। उसने कहा कि अगर कभी भी तुम्हें कोई तंग करने की कोशिश करेगा, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। लेकिन फिर कैरी ने सोचा कि यार ये नाकाफी है। और फिर अपने जो सारी फौज में जो उनके साथी थे उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यार आप भी इस तरह की कोई पिक्चर भेजें। चुनाचे ट्विटर पर एक ट्रेंड शुरू हो गई, आई विल स्टैंड विद यू, जिसमें आप देख सकते हैं कि हजारों यूएस सोल्जर्स ने अपनी तस्वीर भेजी है सोफिया यासीनी के नाम। उन्होंने कहा है कि अगर कभी भी कोई आपके घर आएगा, मैं खुद दीवार बनकर बीच में खड़ा हूँगा। सोफिया की माँ का कहना है कि वो फिर अब उसको ये सारी पोस्ट सुनाती है, और अब सोफिया अपने घर के ताले चेक नहीं करती, आराम की नींद सो लेती है। मुझे पता था कि हैप्पी एंडिंग होगी। नहीं, मुझे पता था कि कल जो कि आपने इमरान खान साहब को भुगता दिया, आज जरूर डोनाल्ड ट्रंप पे बात होगी। सर मेरे 2 फेवरेट लोग हैं दुनिया में, थोड़ा सा मुझे एक दफा टच करना होता है। कोई तीसरा सोच के आइएगा सर, वो पहले से ही है इनबॉक्स में, मैंने आपको दिखाया। इजाजत ले लेते हैं। वो लोधरा में ही होंगे कल तो हम लोधरा में होंगे। खुदा हाफिज। वो बहुत चीख रहे हैं यार प्रोड्यूसर साहब। खुदा हाफिज।